ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई क्या है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और लेजिस्लेचर्स क्या क्या होते हैं, और लेजिस्लेचर में भी ये लेजिस्लेचर आया कैसे, ये भी हम लोग देखे, और अलग अलग कंट्रीज़ की हम लोगों ने क्या देखा, लेजिस्लेचर्स देखे। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है एमरजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमरजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे सब्जेक्ट में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम अभी सिर्फ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं। इसके बीच में जहाँ जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडाज आएंगे वो उसमें मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है एमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, संविधान की ज़रूरत कैसे पड़ी, संविधान का उद्भव कैसे हुआ। हिंदी में आप इसको, हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हो संविधान का उद्भव, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे एमरजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम पूरे हर जगह से देखेंगे। ठीक, तो देखिए संविधान का जो उद्भव है वो हम दो तरीके से देखेंगे कि विश्व में संविधान का उद्भव कैसे आया, यानी कि विश्व में, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बाहर आया या कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ कैसे आई, और उसके बाद सेकंड वे में हम लोग देखेंगे इंडिया में किस तरीके से आई। ठीक है, तो हमारा पहला होगा क्या, इन वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर आया। ठीक, तो इन वर्ल्ड देखते हैं सबसे पहले। तो देखो 1215 से पूरी कहानी शुरू होती है, 1215 से पूरी कहानी शुरू होती है। ठीक है, और 1215 में ये कहानी शुरू होती है कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, ब्रिटेन से शुरू होती है। कब, 1215 से। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया सबसे पहले वर्ल्ड में 1215, 1215 में। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो देखो कोई भी राज्य है या कोई भी देश है या कोई भी संस्था है, वो किसी पर्टिकुलर जगह से चलनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमारा जो पूरा कंट्री है, हमारा कंट्री जो है इंडिया, वो कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रधानमंत्री कहीं और रहते हैं और और मिनिस्टर कहीं और रहता है, बाकी चीज़ें कहीं और हो रही है, कहीं और चीज़ें कुछ हो रही है, तो ऐसा नहीं चलता। हमारे देश में जो पूरा चलता है वो दिल्ली से चलता है। वैसे ही बात करें जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कहाँ से चलता है, रायपुर से चलता है। तो ये क्या है, केंद्रीय प्रशासन है। ठीक है, यानी कि संविधान जो हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से चले, जिससे प्रशासनिक दिक्कतें नहीं होती, यानी कि प्रशासन हमारा बहुत सुचारू रूप से अच्छे रूप से चलता है। ठीक है, तो 1215 में, 1215 में वर्ल्ड में, ब्रिटेन में सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन शुरू करता है, तो ब्रिटेन शुरू करता है। ठीक, और इसी को मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटेन कहा जाता है। फर्स्ट मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मैग्ना कार्टा वर्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चेंजेस अराइज विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, चेंजेस अराइज विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, चेंजेस अराइज विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, वह परिवर्तन जो सकारात्मक हो, और ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये तुरंत आते हैं। मान लो भाई आप लोग आज जो यहाँ पर स्थिति चल रही है, यहाँ पर अगर कोई सरकार एक ऐसा बिल पास कर देता है जो हमारे लिए सडन बहुत अच्छा चीज़ चेंजेस लाने वाला है। ठीक है, करप्शन से रिलेटेड भाई सारे ब्लैक मनी वापस आने वाले हैं, उन्होंने रूल बना दिया कि भाई इस तरीके से वापस आ गए हैं तो हमको अच्छे, तो वो वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैग्ना कार्टा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1215 में शुरू किया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए मैग्ना कार्टा था। ठीक है, और उस समय जो ब्रिटेन चलता था वो कैसा चलता था, मोनार्क के रूप में चलता था। ठीक है, मोनार्क आप सब लोग जानते हैं, मोनार्क क्या होता है, मोनार्क मतलब क्या होता है, ठीक है, मोनार्क मतलब होता है राजतंत्र प्रशासन।
ठीक है, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा आगे जाके, फिर उसका बेटा राजा ही बनेगा, तो ये क्या है, मोनार्क था। पर ब्रिटेन में उस समय मेल मोनार्क चल रहा था। ठीक है, कैसा मोनार्क चल रहा था, मेल मोनार्क चल रहा था। ठीक है, मेल ओरिएंटेड मोनार्क चल रहा था, यानी कि प्रशासन का जो भाई अधिकार होगा या अध्यक्ष होगा वो केवल पुरुष वंश के हाथों में होगा। ठीक है, ऐसे रूल्स चल रहे थे, हमारे यहाँ भी ऐसे चलता था, इंडिया में भी। ठीक है, इसके बाद ये जब कहानी आगे बढ़ती है तो 1666 में ब्रिटेन का राजा रहता है कौन, जेम्स टू। ठीक है, जो उस समय 66 वर्ष का होता है। और कहानी यहाँ पर आके रुकती है कि जेम्स टू की कोई भी संतान नहीं थी, यानी इसके कोई भी पुत्र संतान नहीं थी। तो पुत्र संतान ही हैज़ नो मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स ना होने के कारण अब जो प्रशासन होगा वो किसके हाथ में जाएगा। ठीक है, तो बाद में जेम्स टू ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि जो मेरा दामाद होगा, ठीक है, सन इन लॉ होगा, वो क्या बनेगा, अब राजा बनेगा। तो इससे क्या था, जो ब्रिटेन की जनता थी वो नाराज़ हो गई, और ब्रिटेन की जनता ये कहने लगी कि भाई वो क्यों होगा, इससे वंशावली जो भाई उनकी जो डिसेंट्स चल रहे थे ना वो बंद हो जाएगी, तो हम अगला राजा नहीं ला सकते। वो उस राजा को लाने से मना नहीं कर रहे थे, पर वो वंश नहीं चाहते। उनका कहना था कि अब आप लोग बहुत राज कर चुके हो, अब डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और इसीलिए इसी की लड़ाई लड़ते हुए 1688 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसी को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति, या हम इसको बोलते हैं रक्तविहीन क्रांति। ठीक है, रक्तविहीन क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, या इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं। ये क्या थी, तो भाई जैसे ही जेम्स टू ने कहा कि भाई मेरा दामाद होगा, तो इससे जनता नाराज़ हो गई, और जनता बोली कि आप राजा उसी को बनाना, बट अब राजतंत्र नहीं चलेगा, यानी कि मोनार्क नहीं चलेगा, अब डेमोक्रेसी चलेगी। ठीक है, और इसी के लिए राजा के अगेंस्ट जाके सारी जनता ने, यानी कि ब्रिटेन की जनता ने 1688 में एक ऐलान किया कि हम रिवोल्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। पर जेम्स टू जो था वो इस रिवॉल्यूशन से डर गया, और उनके विद्रोह यानी कि रिवोल्ट रेबेल करने से पहले ही क्या किया, उन्होंने यह अनाउंसमेंट किया कि भाई आप जीत गए और मैं डेमोक्रेसी लाने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस लड़ाई में, इस रिवॉल्यूशन में ना कोई मरा ना कोई कटा, ना खून बहा, ना कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चेंजेस था, इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। ठीक है, और 1688 में ब्रिटेन वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बनता है जो फर्स्ट डेमोक्रेसी रहता है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आया समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, 1688 में ब्रिटेन सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बट याद रखना, ब्रिटेन जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है तो उस समय वो अपना कोई भी संविधान के बारे में क्या नहीं किया, चर्चा ही नहीं किया कि भाई कानून किस प्रकार करेंगे। तो कानून कौन सा चल रहा था, राजतंत्र वाले कानून ही चल रहे थे। कानून मतलब वो जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे ना, जो राजा या उसके वंशावलियों ने बनाया था, उसी को उन्होंने आगे रखा कि हमको क्या क्या करना चाहिए हर एरिया में, प्रशासन के क्षेत्र में, वित्त फाइनेंस के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के एरियाज में उन्होंने क्या किया, जो डिसेंडेंट्स वाले जो चल रहे थे राजा के द्वारा बनाए गए लॉज थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको ही कंटिन्यू रखा। बाकी डेमोक्रेसी वहाँ पर आ चुकी थी। ठीक है, इसीलिए वहाँ क्या किया गया, अलग से कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाया गया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जनता को पहले से पता थे। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ओरल कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटेन। क्लियर हुआ? ठीक है, ये थी ब्रिटेन की क्रांति, यानी कि द रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन।
ठीक है, ये क्या था, द रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ठीक है, तो ये था आपका ब्रिटेन की कहानी कि ब्रिटेन वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बना। ठीक है शेखर, समझ में आया? सर एक बार फिर से बोलिए। किस चीज़ को? ये चीज वो क्या ब्लड लेस वो था ठीक है, अब भाई देखो, रेवोल्यूशन। राजा क्या होता, देखो मैं भी आपको बताया 66 साल का हो चुका था, 66 ईयर्स का। 1688 आते तो और बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या 66 के 66 के आसपास ही होगा समथिंग, आप एग्जैक्ट मत लीजिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वो राजा नहीं चाहता था कि लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, इसलिए उन्होंने पहले ही डिक्लेरेशन कर दी लड़ाई से जस्ट पहले कि भाई आपकी बात मान ली जाती है। तो ना कोई लड़ाई हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना मारपीट हुआ, ना खून खराबा हुआ। और इसीलिए इस रिवोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इससे ब्रिटेन जो था वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। क्लियर? ठीक, अब देखते हैं भाई, देखो अगर आपके सामने कोई कुछ कर रहा है या उसको कोई चीज़ मिल रहा है तो आपकी भी इच्छा होगी ही होगी कि भाई हमको भी मिले। तो ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड के बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रीज के ऊपर क्या क्या राज कर रहा था, यानी कि कॉलोनी बना के रखा था वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज को। ठीक है, तो इसी चेंजेस को देखा किसने, अमेरिका ने, यूएसए ने। ठीक है, और इसी चेंजेस को देखते हुए 1776 में शुरू हो गया अमेरिकी क्रांति, द रिवॉल्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस हुआ, ब्रिटेन के अगेंस्ट ही लड़ा, और लड़ते लड़ते 1776 में सेकेंड डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, सेकेंड डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इस रिवॉल्यूशन को हेड किया था किसने, थॉमस मैक जेफरसन ने। थॉमस मैक जेफरसन ने क्या किया, लीड किया। सर ब्रिटेन में जब डेमोक्रेटिक ये जो लागू हुआ तो भी से वो मोनार्च जैसे ही कानून था, मतलब लोग उसमें कुछ चुने नहीं, उनका दामाद ही जो नहीं आगे नहीं, वो बढ़ाया कानून उसे। चेंज हो गया कि भाई हाँ राजा ना चेंज नहीं हाँ हुआ। जो राजा वो पसंद जी किए थे ना, वो राजा वापिस आ गए। हम्म, ठीक है, वो राजा हाँ वापिस वही आ जी गया, बट क्या था कि जो बहुत सारे रूल्स होते हैं यार कंट्री को चलाने के लिए, वो सारे रूल्स हाँ एंड हाँ रेगुलेशन उसी तरीके से चल रहे थे जैसे राजाओं ने, मतलब अच्छा उस समय जो एम्परर्स थे उन्होंने चलाया था। अच्छा ठीक है, हाँ, नियम कानून में कोई चेंजेस नहीं आया। कोई, और उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक कंट्री के बाद से अलग कोई कानून बनाया ही नहीं उस समय। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते अच्छा हैं, ओरल हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यहाँ को। अच्छा ठीक है हाँ बट 1776 में क्या हुआ, अमेरिकी क्रांति शुरू हो गई। ब्रिटेन को देखा कि ब्रिटेन सबसे पहला लोकतांत्रिक कंट्री बना, तो उसको देखते हुए क्या हुआ, जो यूएसए था वो बोला भाई मुझे भी आज़ादी चाहिए। और इसी आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए 1776 में सेकेंड डेमोक्रेटिक कंट्री बना, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और इस रिवोल्ट को यानी कि अमेरिकी क्रांति को, रिवॉल्यूशन ऑफ यूएसए को हेड कौन कर रहा था, थॉमस मैक जेफरसन का। ठीक है, तो भाई देखो ब्रिटेन क्या चाहता था कि अगर वो आज़ादी अब किसी को दे रहा है तो ब्रिटेन ने ये सोचा क्या पता कि जो सामने वाली कंट्री है, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता था कि ज़िंदगी भर मैं इनको भले आज़ाद कर दूं, बट कहीं ना कहीं इनके माइंड में मैं ये बैठा दूंगा कि ये हमारे गुलाम थे। ब्रिटेन बहुत चतुरा है, आज भी बहुत चतुरा है, पहले भी बहुत चतुरा था। ठीक है, तो आज जितने भी लड़ाई झगड़े हो ना कहीं ब्रिटेन का ही हाथ होता है। तो ब्रिटेन ने सोचा कि भाई मानसिक तौर पर भी मैं इनको ये बता दूं कि तुम कहीं ना कहीं मेरे थे, और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब निकाला, और उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आप एक नियम कानून बनाइए, और आप ये वादा करो कि आप नियम कानूनों में रहोगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो जनरेशन्स होंगी वो ये जाने कि भाई हम जिस कंट्री पर रूल करके गए थे हमने उसे बहुत अच्छा कल्चर दिया, एक सभ्यता दी कि वो अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है,
ये थॉट्स के साथ उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन निकाला और बोला कि भाई तुम एक अच्छे से रहना, आगे या हमारे जाने के बाद अच्छे से तुम रहना भाई, अच्छे से ये करना वो करना इस तरीके से, और सही ढंग से रहना, और अच्छे दोस्ती यारी से ब्रदरहुड से हम रहेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट निकाला किसने, ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन ने इसीलिए वर्ड दिया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था क्या, अमेरिकी क्रांति के द्वारा। ठीक है, इसीलिए थॉमस मैक जेफरसन को फादर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लिखित संविधान के पितामह किसको कहते हैं, थॉमस मैक जेफरसन को। ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित थे, नेता थे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स थे हमारी क्या नाम इंडिपेंडेंसी के, ठीक है, फ्रीडम क्या नाम है, फ्रीडम स्ट्रगल के, तो वहाँ भी थे थॉमस मैक जेफरसन। ठीक है, और इसके बाद इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिटेन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री बन गया और सेकंड डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन था, और सेकंड डेमोक्रेटिक कंट्री कौन बना, यूएसए। बट सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, ब्रिटेन ने नहीं लिखा, यूएसए ने लिखा। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कौन, यूएसए। ठीक है, फर्स्ट विश्व का पहला लिखित संविधान बना दिया। ठीक, और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब, 1786 में। कॉन्स्टिट्यूशन इनका इम्प्लीमेंट, यानी कि ये एक्चुअल में जो भाई रिपब्लिक कहलाए, कौन, यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री एक्चुअल में कब बना, 1786 में बना। जैसे हम 1950 में बने ना, वैसे ये 1786 में बना। ठीक है, इसलिए अमेरिका को प्रेजेंट की एक्चुअल एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वास्तविक और सबसे पुराना लोकतंत्र देश कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक, चलो अब चलते हैं एक और देश जो वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। सर, हाँ, यूएसए को कितना टाइम लगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भाई देखो 7 से 8 साल ही लगे होंगे कम से कम, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनको ज़्यादा समय लगा, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उस समय क्या है देखो, आज हम जैसा हम दिमाग लगाते हैं, हम जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए दिमाग लगा, पहले उतना कोई होता नहीं था। ठीक है, इसीलिए भाई उनको ज़्यादा समय लग गया। और देखो अमेरिकी क्रांति ऐसा नहीं है कि 1776 में हुई, अमेरिकी क्रांति बहुत साल चली है और उनके कानून बनते गए, इसीलिए इनको कानून और क्रांति और राज्य जो इनका देश था, इनको आज़ाद होने में बहुत समय लग गया। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ यूएसए कब शुरू हुआ, 1776। अमेरिका कब आज़ाद हुआ, 1786 में, अपने संविधान के साथ, संविधान लिखे थे इन लोग अपना। ठीक, अब देखो अमेरिका आज़ाद हो गया, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो भाई कहीं ना कहीं विश्व के दूसरे देशों पर तो असर पड़ना ही पड़ना था। और उस समय क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी ब्रिटेन में। तो वहाँ पर आसपास के जो यूरोपीय देश होते थे ना, यूरोपियन कंट्रीज होते थे, वो वहाँ पर जाते थे और वहाँ से नौकरी वोकरी करके आते थे। आप सीबीएसई वाले ज़रूर पढ़े होंगे सोशल साइंस में, क्लास 10th में। तो ऐसा ही एक कंट्री था फ्रांस, जो सबसे पास था ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन में क्या है ना, उस समय राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। ठीक है, लुइस फिलिप 16 का नाम आपने कभी सुना होगा, किसी ने सुना है लुइस 15 का, लुइस 16? यस सर। है नहीं, लुइस 16 उस समय के राजा थे, 1789 में। और वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस में एक क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, मैं आपको पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, वो हम किसी और दिन पढ़ सकते हैं। सर वो 10th सीबीएसई बुक में है, 10th की सीबीएसई बुक में, 10th में है, इसको हम लोग पढ़ते हैं उसमें।
ठीक है, आज भी है। पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब एक तो ब्रेड के कारण लड़ाई हुई है, लो बताओ। ठीक है, वहाँ पर खाने का प्राइस बढ़ गया था, इसलिए लड़ाई शुरू हुई थी। तो लुइस 16 के समय में क्या हुआ, फ्रांस में लड़ाई शुरू हुई, और फ्रांस के में लड़ाई देखते देखते राजा हार गया अपनी जनता से, समझ लो। ठीक है, और वहाँ पर हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होता है, 1789 में होता है। ठीक है, और इस रिवॉल्यूशन को हेड कौन कर रहे थे, एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, या कभी पूछ दिया आपको तो, रूसो। ठीक है, शब्द काल्पनिक हो सकते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है तो जांच कर लें इसका खुद से। ठीक है, तो हेडेड बाय रूसो। रूसो एक नाम आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत असर पड़ता है। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, कुछ रीज़न है करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रूसो जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक लीडर थे। और 1792 में क्या होता है, फ्रांस में नेशनल असेंबली बन जाती है, यहाँ की पार्लियामेंट है, समझ लो। फिर बाद में भाई नेपोलियन बोनापार्ट आता है, उसके बाद और लंबी कहानी है, पर हमको यहीं तक देखना है कि जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ उसमें रूसो ने क्या दिया, 3 वर्ड दिए थे, 3 स्लोगन्स दिए थे। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे स्लोगन दिए, वैसे ही क्या क्या 3 स्लोगन्स दिए, 3 स्लोगन्स ऑफ रूसो। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता इक्वालिटी, बंधुत्वता फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी को बराबर लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलनी चाहिए हर काम करने के लिए। किसने कहा, रूसो ने। समानता इक्वालिटी, सभी को बराबर समानता इक्वालिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ में। और हम सभी अच्छे से क्या रहेंगे, एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, ब्रदरहुड के साथ रहेंगे, सभी मिल के एक साथ रहेंगे। ये 3 वर्ड दिया किसने, रूसो ने। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने भी यही सीखा, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमने शामिल किया। हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड है ना। ठीक है, ये सारे चीज़ हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक, और ये सारे रिवॉल्यूशन के बाद जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन बोलता, फ्रांस था, वो 3rd डेमोक्रेटिक कंट्री बना, 3rd डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड हैविंग 2nd रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई देखो, कहीं ना कहीं ब्रिटेन का इम्पैक्ट बहुत था यहाँ। ठीक है, आगे चल के भी मतलब ऐसा चलता है, और आगे जाके क्या होता है, यहाँ पर इनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता है कि आप भी एक संविधान लिखेंगे, यानी कि कुछ कानून लिखेंगे, उन कानून को हमको बताएंगे, और यहाँ से ड्राफ्ट पास आउट होगा, तब आप आज़ाद पूरे तरीके से हो पाएंगे। तो इन्होंने भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो ये वर्ल्ड का 2nd रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश है, कौन, फ्रांस। ठीक, आया समझ में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस? सर ब्रिटेन ने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अपनाया? कभी नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अपनाता हूँ तो मैं खुद बहुत सारे नियमों कानूनों से बंध जाऊँगा, और वो अपने नीचे जो थे आज़ाद हो रहे थे इनसे, या ये जिसके ऊपर एहसान डाल रहे थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बोलता था कि तुम बताओ तुम अच्छे से रहोगे मेरे जाने के बाद भी। और हमसे भी अच्छे से पता चला, अमेरिका खुद ब्रिटेन पर हमला कर दिया कॉलोनी बनाने के लिए उसको, ऐसा ना होकर के वो करता था, और ब्रिटेन ने इसलिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। तो सर इन लोगों को जैसे चल रहा था डेमोक्रेसी था, पर काइंड ऑफ तो मोनार्की ही चल रहा था ना, क्योंकि कोई लीडर था एक, वो हेड कर रहा था। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी चलती है, आज भी आप देख लो ना, आज भी बोलते हैं ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको लगता है ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। क्यों? वहाँ आज भी राजतंत्र चलता है। अभी देखो वो क्या नाम है, क्वीन एलिजाबेथ II ख़त्म हुई, ठीक है। अब
किंग, क्या नाम है इसका, वहाँ का किंग चार्ल्स 2 आ गया, 2 3 4 5 क्या है तो वो आ गया। तो वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन से हैं? अमेरिका है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना। जापान डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे तरीके से, ना सऊदी अरब, ना कोई भी अरब देश, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना क्या नाम है आपका ब्रिटेन है। यहाँ पर मोनार्क आज भी चल रहा है। तो सर फिर डेमोक्रेटिक कंट्री फिर बोला क्यों जाता है इनको? तो बोला फिर इसलिए जाता मोनार्की था, एज कंसिडर करना चाहिए ना। देखिए बोला ये जाता था कि ब्रिटेन ने क्या किया था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए इसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको पार्लियामेंट कहा गया, ठीक है, काउंसिल बनाया, और बोला गया कि सारे जो कानून अब से होंगे, सारे जो लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी हमारी। और उस पार्लियामेंट का एक अध्यक्ष होगा, यानी कि चेयरमैन होगा या प्रेसिडेंट होगा, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे, ठीक है। और वो ये बताया कि सारे जितने भी काम काज होंगे अब रानी महारानी राजा कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, प्राइम मिनिस्टर। वैसे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, ठीक है, पर आया तो बाद में। तो इसीलिए ब्रिटेन क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरीके से हुआ तो, पर फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो पाया। और उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं ना कहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखना मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। हेड ऑफ द स्टेट वहाँ आज भी मोनार्क वाले रहेंगे, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला तो वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन की जो क्या नाम है सिटीजन्स हैं, जनता है, वो आज भी अपना जो नेता है वो किसको खुद से चुनती है, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। इसलिए वो हाफ डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्लियर हुआ? यस सर। तो आगे बढ़ें। शेखर समझ में आया? यस सर। अच्छा यस सर। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड में जितना भी हम लोगों को देखना था कि कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी आई, कैसे आई, हम देख चुका। अब हम लोग आते हैं किसमें? इंडिया में, कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बन गया देखते देखते, ठीक है। तो देखो इंडिया में डेमोक्रेसी देखते हैं। तो देखो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उस, यानी सॉरी इंडियन डेमोक्रेसी बोलते, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने का जो तरीका था वो 2 तरीके से इंडिया ने अपनाया संविधान को अपना। किस तरीके से? 2 तरीके से। एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट वे और एक को कहते हैं डायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष तर या अप्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि इनडायरेक्ट वे में हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो देखो इनडायरेक्ट वे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मांग पाए, तो हमने एक वर्ड डिनोट किया जिसका नाम था स्वराज। हमने स्वराज वर्ड लेके आया और बोला हमको स्वराज चाहिए। और डायरेक्ट वे में हमने डायरेक्टली कहा कि हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए, यानी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सर किससे मांगे हम लोग? क्या बोले? क्या क्वेश्चन किए? किससे मांगे? जो हमारे देश पे राज कर रहे थे। हाँ सर उससे मांगे, पर कुछ ब्रिटेन से मांगे हम लोग, ब्रिटेन से हमने, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन का ही राज था, तो हमने ब्रिटेन से कहा कि हमें अब अपने आप को, हमारे देश में, हमारे घर में हमको खुद गवर्नमेंट चलाना है, ठीक है। इसलिए हमने स्वराज मांगा। अब देखो मैं भी आपको क्या बताया ब्रिटेन में कैसे चलता था, कि ब्रिटेन की जनता जो सिटीजन्स थे वो अपना प्रधान, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुनते थे, और महारानी ऊपर में रहती थी या महारानी महाराजा। इंडिया ने भी वही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया, और इंडिया ने भी क्या कहा कि हमको स्वराज चाहिए, यानी कि उनका ये नहीं कहना था कि पूरा जो भारत है वो वहाँ से ब्रिटेन वाले चले जाएं, उनका कहना था कि ब्रिटेन वाले रहें हमारे साथ में, बट गवर्नमेंट कौन चलाएगा? इंडियंस चलाएंगे। यानी कि वो ब्रिटेन को पूरी तरीके से भारत से भगाने के पक्ष में नहीं थे। कौन? इंडिया वाले। और इसीलिए वर्ड आता है स्वराज। स्वराज को हम लोग हिंदी वर्ड से आता है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल्ड कंट्री, ठीक है, स्वराज वर्ड, ठीक है, ठीक। इंडिया डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 वेज, ठीक है, डायरेक्ट वेज एंड इनडायरेक्ट वेज। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने क्या डिमांड किया? स्वराज। एंड इनडायरेक्ट वे दे डिमांडेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो भाई देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट वे में हमने कैसे कैसे मांगा, किसने किसने मांगा। तो देखो सबसे पहले
ठीक, तो देखो सबसे पहले स्वराज वर्ड जो था वो किसने दिया था 1906 में, सॉरी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज वर्ड जो यहाँ से कॉइंड हुआ वो कैसे हुआ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किस वे में कहा, इनडायरेक्ट वे में, कि भैया हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। और कब कहा, 1895 में। ठीक, और ये एक अनऑफिशियल वे था, याद रखना, स्वराज सबसे पहली बार अनऑफिशियल वे में मांगा गया था। समझ लो जैसे भाषण देने कहीं पर बोला कि भाई हमको अब स्वराज चाहिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा बोले। ठीक है, बट वो ऑफिशियल नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने मांगा, बाल गंगाधर। मैं जैसा नोट्स बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बना लेंगे। 1895 में। दूसरी बार 1906 में, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जिसको, दादा भाई नौरोजी ने मांगा। दादा भाई नौरोजी ने मांगा, जिनको हम क्या कहते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। क्या बोले, बांग्लादेश, बांग्लादेश। माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1906 में। इसके बाद 1922 में स्वराज वर्ड को कॉइन किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी ने भी कहीं ना कहीं स्वराज की डिमांड करी। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। ठीक, तो भाई इनडायरेक्ट वे में हमने 3 तरीके से मांगा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अनऑफिशियल वे में मांगा। फर्स्ट ऑफिशियल वे में 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांगा गया, दादा भाई नौरोजी ने मांगा। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांगा गया कि भाई हमको स्वराज की ज़रूरत है, हम स्वराज लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन आता है, स्वराज शब्द का, स्वराज वर्ड का सबसे पहली बार यूज़ किसने किया। तो याद रखना, अगर आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल वे में पूछे तो दादा भाई नौरोजी, नहीं तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो भाई स्वराज वर्ड किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक, अब देखते हैं इनडायरेक्ट वे में हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मांगा। तो देखो इनडायरेक्ट वे में सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन मांगा था 1934 में। सर इनडायरेक्ट वे में कि डायरेक्ट वे में? सॉरी, डायरेक्ट वे में। ठीक है, डायरेक्टली हमने कब कहा कि भाई हमको डायरेक्ट संविधान बना के दो, अब बहुत हुआ, हमने डायरेक्ट संविधान मांगा, अब स्वराज नहीं मांगेंगे बोल दिया हम लोग। कारण क्या था, 1928 में ना एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के जो पापा थे, पिताजी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, एक ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में, ठीक है, रावी रिवर के किनारे लाहौर में उन्होंने शपथ लिया कि हम आज से, पहले उन्होंने धमकी दी थी ना ब्रिटेन को कि नेहरू रिपोर्ट या हमारी जो मांग है उसको मानो, नहीं तो हम अब बड़ा करेंगे। तो ब्रिटेन ने ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए 26 जनवरी 1929 को, कहाँ, लाहौर में, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, रावी रिवर, ये सब याद रखना है आपको, रावी रिवर के किनारे, ठीक है, एक रिजोल्यूशन पास किया गया और उन्होंने कहा कि आज से हम 26 जनवरी को ही अपना क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन लिया और रिजोल्यूशन जब लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। ठीक है, इसीलिए तो जब हम लोग क्या नाम है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे ना,
तो भाई ये वाला जो शपथ है, रिजोल्यूशन है, वो फेक पड़ जाता, मतलब गलत हो जाता। इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के 2 महीने तक वेट किया और 26 जनवरी को ही लागू किया, ताकि हम इंडिपेंडेंस तो नहीं, कम से कम रिपब्लिक तो कहलाएं इस दिन को। ठीक है, तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे करने का यही कारण था। तो 1934 में सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान मांगा। मानवेंद्र नाथ रॉय ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे ना, ये स्वराज पार्टी बनी थी। तो 1923 में ना स्वराज पार्टी बनी थी, इसके मेंबर थे। एग्जाम में पूछता है, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों के तीनों किसके मेंबर थे? स्वराज पार्टी के मेंबर थे। और अगर किसी अदर का नाम लेगा तो वो आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मांगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑफिशियल वे में मांगा गया 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद 1938 में, ठीक है, नेहरू जी ने एक बार और डिमांड करी कि हमें क्या दे दो? संविधान दे दो। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था? 1935 में कांग्रेस ने मांगा फर्स्ट ऑफिशियल, क्योंकि कांग्रेस क्या थी? एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन था ना कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय। तो पूरे इंडिया की आवाज़ उठाने वाली एक ही इंस्टीट्यूशन थी। तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन ने भाई उठा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा ऑफिशियल वे होगा। ठीक, तो इन 1935 कांग्रेस डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि 1938 में उनको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और बोला गया, और उस समय उन्होंने 2 शर्त रखी कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए भी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको देंगे भी तो उसके लिए भी शर्त रखा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा वैसा नहीं चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। जिनमें 2 जो इनकी कंडीशंस थी वो आपको जानना चाहिए। पहला कंडीशंस था एडल्ट वोटिंग ओनली। ठीक है, वयस्क मताधिकार मांगा और कहा कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ना एक असेंबली की ज़रूरत थी, एक काउंसिल की ज़रूरत थी। बट जो काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो भी सिटीजन्स के द्वारा चुन के आने चाहिए, इलेक्शन से आने चाहिए। तो जो इलेक्शन कौन करेगा? जो 21 साल या 21 साल से ऊपर लोग रहेंगे वो ही वोटिंग कर सके। ठीक है, यानी कि एडल्ट वोटिंग का राइट्स मांगा गया। और दूसरा, विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन, विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन। उन्होंने कहा कि किसी भी फॉरेन कंट्रीज का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी विदेशी देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी टांग न लड़ाए। हम जो कर रहे हैं हम अपना करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे हम। क्योंकि उस समय क्या था आप भी जानते हो, 1929 में, ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड पे, यानी कि वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मंदी जो थी कब आई थी? 1929 में आई थी। और 1938 में उसी मंदी का असर हुआ कि 1938 के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और 1938 से ही सारे कंट्रीज क्या थे? अनस्टेबल होना शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लीडर्स को डर था कि बाहर के जो देश होंगे, विदेशी जो विदेश वाले कोई देश होंगे, वो हमारे ऊपर असर डाल सकते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन खुद या कोई और। इसीलिए मांगा गया। आया समझ में? तो ये 2 ही चीजें डिमांड किए थे, मतलब नेहरू जी। ये मेन थी, ऐसा नहीं है किसी 2 चीज। डिमांड तो बहुत सारी थी, अब गिन नहीं सकोगे इतनी डिमांड थी। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दुनिया भर का ऐसा करो वैसा करो। बट हमको हाईलाइटेड वर्ड्स देखने पड़ते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ क्या था। ठीक है, अभी भी देखो आज के समय में हमारे कंट्री में पॉलिटिकल आप चेंजेस देखते रहते हो और पेपर पढ़ते हो, हमारे पास कितने सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। बट जो सबसे बड़ा मैटर आता है
जैसे आपका करप्शन आता है, भाई करप्शन ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा है, क्या करना चाहिए, तो ये हम मैटर पहले निकालते हैं। क्यों? हाईलाइटेड चीज़ें, बहुत बड़ी समस्या है ये हमारी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ 2 वर्ड बता रहा हूँ, आगे और आएंगी कंडीशंस, ठीक है। और देखो यही चीज़ का जो डर था इंडिया को, इसी के लिए सबसे पहली बार नेहरू जी क्या कहते थे, स्वराज बताऊँ, सॉवरेन वर्ड इन्होंने दिया किसको? भारत को। अब भारत ने ये कहा कि भारत एक ना एक दिन क्या होगा, आज़ाद होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, क्योंकि इंडिया एक क्या है, सॉवरेन कंट्रीज है। तो सॉवरेन वर्ड से डिनोट किया गया इंडिया को सबसे पहली बार किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। और ये सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? देखिए सॉवरेन वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, ठीक है। तो इसमें स्वयं के प्रभु नहीं होता वर्ड का मतलब, इसका मतलब ये होता है टॉलरेंस, जानते हो ना वर्ड, सहिष्णुता और असहिष्णुता, टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस, वही छे समझ लो। यानी कि अपने डिसीजन हम बिना किसी अदर प्रेशर्स के खुद से लें, तो हम सॉवरेन हैं, यानी कि अपने डिसीजन हमको खुद लेना है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन से यानी कि फॉरेन डिस्टर्बेंस से हम काम नहीं करेंगे, अपने निर्णय हम खुद से लेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। और यही मतलब होता है कि इसका सॉवरेन का, इसलिए इंडिया आज भी सॉवरेन कंट्रीज है, अपने डिसीजन खुद लेती है। अमेरिका ने हमको कितना मना किया रशिया यूक्रेन वॉर सुने बाकी भाई आप रशिया से मत लो, पर हमने तब भी रशिया से लिया, और हमने यहाँ पर जवाब भी दिया अमेरिका को कि इंडिया सॉवरेन कंट्रीज है, हमको जहाँ अच्छा लगेगा हम वहाँ से लेंगे। क्लियर हुआ? जी सर। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, हिटलर का प्रकोप शुरू हो चुका था वर्ल्ड पर, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द पावर ऑफ, समझ लो, द पावर ऑफ ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश बिकम वीक, ब्रिटेन धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गया, ठीक है। ब्रिटेन धीरे धीरे क्या होने लग गया, कमज़ोर होने लग गया लड़ाई करते करते। 1940 आया, 1941 आया, और ऊपर से इंडिया में क्या था कि पूरे आंदोलन पे आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट्स पे मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए ब्रिटेन ने हेल्प मांगी इंडिया से, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत पावरफुल कंट्री थी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में, ठीक है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमसे हेल्प मांगना इंडियंस के, मतलब ब्रिटेन को मजबूरी बन गई। अब ब्रिटेन ने इंडिया से हेल्प मांगा कि भाई आप मदद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ब्रिटेन को हेल्प मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्योंकि वो तो हमारे पर खुद राज कर रहा था। तो भाई इंडिया जो थी ना 1941 आते आते, मतलब यहाँ पर पूरा माइंड सेट ये बैठ गया था कि हम सिर्फ सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, सिर्फ एक की, कांग्रेस की सुनेंगे। और पूरा कंट्री सिर्फ महात्मा गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात सुन रहा था। तो ब्रिटेन को लगा कि भाई अगर कांग्रेस हाँ बोल दे तो मेरा साथ ओके हो जाएगा। बट यहीं पर भाई इंडिया को मौका मिल गया, बहती गंगा में हाथ धो लिया इंडिया, और बोला एक शर्त पे हम बोलेंगे आपकी हेल्प करेंगे, पहले हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोविज़न शुरू कर दो, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए भी एक कमेटी चाहिए जो हमारे लिए ये पूरी सिस्टम की व्यवस्था करेगी। और यहाँ पर मजबूरी था, और कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी ये कह रहा था ब्रिटेन को कि भाई आज़ाद कर दो, फालतू का वर्ल्ड वॉर सेकेंड हार जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगा एक तो हेल्प के लिए, इससे अच्छा आज़ाद कर दो। तो कई फॉरेन कंट्रीज़ का भी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि इंडिया को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो इसीलिए ब्रिटेन ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, और ब्रिटेन ने मार्च 1942 को, मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ अच्छे से देखना, मार्च 1942 को 3 लोगों की कमेटी भेजी, मार्च 1942 को 3 लोगों की कमेटी भेजी। कब? मार्च 1942 को। अभी ना कुछ पेपर हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रही, मतलब कम से कम ना 5-6 महीने पहले व्यापम का एक एग्ज़ाम हुआ था, सर पटवारी का ही पेपर था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है
कि क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया, तो सबको पता है 1942, पर वो एग्ज़ाम में मंथ पूछ दिया कि कौन से मंथ में आया था। ठीक है, तो मार्च 1942 में इंडिया आई थी क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के जो हेड थे वो कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, वो इंडिया आया और इंडिया में यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस देखी गई, यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही थी, किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम करना चाहिए, इसका सब सिस्टम बनाने आए थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रोविजंस दिया, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रोविजंस ऑफ क्रिप्स मिशन, यानी कि इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन या प्रोविज़न क्या था क्रिप्स मिशन का, कि इट हैज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्योंकि भाई देखो 1940 जैसे आया ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना का रोना शुरू हो गया कि भाई हमको पाकिस्तान चाहिए अब अलग से, मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक एरिया चाहिए जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ऐसा किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऊपर से उनकी डिमांड इतनी खतरनाक थी कि उनका ये कहना था कि जैसे मैं आपको बता दूं, ये जैसे मान लेना ये इंडिया है, ऐसे तो मानना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान हो गया, और उस समय का जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हैं, वो क्या होने चाहिए? पाकिस्तान होंगे। ठीक है, तो भाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और कौन सा था? बांग्लादेश वाला एरिया भी था जो आज बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा वेस्ट पाकिस्तान और इसका नाम होगा ईस्ट पाकिस्तान। ये दो एरिया डिमांड किया। ठीक है, पर ये देश अलग अलग एरिया में थे। तो ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना ये बोला कि भाई वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए हमको कॉरिडोर भी चाहिए, यानी कि बीच से गली भी दो। तो ये कैसे पॉसिबल था? बेवकूफ़ाना क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम क्या अपने घर के बीच से गली देंगे किसी और के लिए? तो हमने तो पहले ही मना कर दिया था भाई कि हम अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको दो कंट्री चाहिए ही नहीं। पर मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्होंने कहा कि भाई हम दो कंट्री नहीं बना सकते, हम एक ही कंट्री बनाएंगे और उस कंट्री के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने प्रोविज़न दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद होगी। उन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे, बोलती है। मैं अभी भी आपको पूरा कंडीशंस नहीं बता रहा हूँ, बट कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाकी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जो भी इसके अदर प्रोविजंस होंगे आप उसको देख लेना, पर मैं आपको एकदम हाईलाइटेड वर्ड्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल जानने लायक है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बताएंगे, तो इसमें कांग्रेस नाराज हो गई। तो देखो, इस प्रपोजल को मना कर दिया गया। पहला वाला जो पॉइंट था, पहला प्रोविज़न था, इसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमें तो दो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दूसरे वाले को इंडिया वालों ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि भाई अभी करो सब, हम हेल्प तो तभी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसको कहा? क्रिप्स मिशन को। ऐसा चेक जिसमें डेट ही नहीं है यार, डेट बात की है, कब की बात की, कब मिलेगा भरोसा नहीं, कब बाबा मरेगा तो कब बड़ा खाएंगे वाली बात है। ठीक है, और नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक कहा। ठीक है, यानी कि ऐसा बैंक जिसके पास खुद पैसा नहीं है, दिवालिया बैंक का चेक कहा। भाई बैंक खुद बर्बाद है, वो क्या चेक दे रहा है तुमको?
किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। तो ये दो वर्डिंग्स आपको याद रखनी कि ये वर्ड किसने किसने कहा था। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर हुआ यहाँ पर क्रिप्स मिशन? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका क्रिप्स मिशन एंड दैट्स वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड टू लॉन्च द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाई ये ठीक है आगे रास्ता था कैसे खुलता है। ठीक है, थैंक यू।